नमस्कार, हमारी खास पेशकश मार्गदर्शक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनल। हर बार की तरह आज हम फिर हाजिर हैं एक खास शख्सियत के साथ। आज हमारा कार्यक्रम युवाओं के लिए खास है क्योंकि ये युवाओं को देगा एक नया मार्गदर्शन। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर। युवा अपने भविष्य को लेकर कई सपने संजोते हैं। अपना सपना पूरा करने के लिए वो मेहनत भी बहुत करते हैं, पर सही मार्गदर्शन हो तो ये सपने जल्द ही साकार भी हो जाते हैं। जी हाँ, आज मार्गदर्शक में हम इसी पर बात करेंगे। आज हमारी खास पेशकश में हम सरकारी नौकरी कितने प्रकार की होती है और इन्हें पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, कैसी तैयारी करनी पड़ती है, इन्हीं सब पर बात करेंगे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कौटिल्य एकेडमी इंदौर के एमडी श्रद्धांत जोशी जी। श्रद्धांत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सरकारी नौकरी कितने प्रकार की होती है और हर साल कितने प्रकार की और कौन कौन सी वैकेंसीज निकलती हैं? जितने भी सरकारी नौकरीज हैं, अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ आईएएस आईपीएस से लेके 4th स्टैंडर्ड कर्मचारी तक ये सभी सरकारी नौकरियां कहलाती हैं। दरअसल इसको अगर वैकेंसीज पॉइंट ऑफ व्यू या स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है: फर्स्ट क्लास सर्विसेज, सेकेंड क्लास सर्विसेज और सबऑर्डिनेट सर्विसेज। जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। इसकी भर्ती 12वीं के बाद स्टार्ट हो जाती है। इसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग ऐसी कई परीक्षाएं हैं जो सिंगल डे या 1 डे एग्जाम कहलाती हैं। इनमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, इन 4 चीज़ों की अच्छी तैयारी की जाए। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटर्स और मार्केटिंग, ये 2 टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं। इस तैयारी से ये रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक साक्षात्कार होता है, उसके बाद इनकी भर्ती कर ली जाती है। रही बात अधिकारियों की, इसमें 2 स्टैंडर्ड हैं, एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स, दूसरा सेकंड क्लास ऑफिसर्स। इनकी भर्ती के लिए व्यवस्था है, उस बॉडी का नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज पीएससी। इसके भी 2 प्रकार हैं, जैसे मैंने बताया कि एक यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की भर्ती करता है। दूसरी ओर हर स्टेट का अपना पीएससी, जैसे कि मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, ये सेकंड क्लास ऑफिसर्स की भर्ती करता है। सिविल सर्विसेज के अलावा पुलिस में जाने के लिए या सेना में जाने के लिए अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसमें अगर किसी को एनडीए सीडीएस के माध्यम से तैयारी करना हो तो सेकंड क्लास लेफ्टिनेंट के रूप में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकते हैं। वैसे पुलिस की तैयारी के लिए अलग से आरक्षकों की भर्ती, एमपीएसआई दैट इज सब इंस्पेक्टर, इनकी भर्ती, सीपीओ में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती, असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती, ये लगातार वैकेंसीज आती रहती हैं। पर स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं वो लेक ऑफ कम्युनिकेशन, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से इनको बस एक ही कमी दिखती है कि सरकारी नौकरियां है ही नहीं, और लोग या स्टूडेंट्स ये भटकते जा रहे हैं अपने रास्तों से। जी बिल्कुल। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कहाँ से ले और कैसे तैयारी करें, कितनी मेहनत करें, इस बारे में भी आपसे हम आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले गुना से कॉलर हमारे साथ राहुल जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, गुड आफ्टरनून। मैं राहुल बोल रहा हूँ। जी राहुल, बोले। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़े शहरों में आकर तैयारी नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा कोर्स वगैरह है जो मैं घर पे रहकर अपनी सेल्फ तैयारी कर सकूँ, जिससे मैं सफल हो सकूँ? निश्चित रूप से देखिए, बड़े शहर में आना ये कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर है स्टडी करना, पढ़ाई करना। और एक रिजल्ट ये है, पिछले 5-7 साल में अगर आप तो उठा के देखें रिजल्ट या उसका प्रपोर्शन, तो मोर देन 60% रूरल बैकग्राउंड से ही है। तो ऐसी स्थिति में मायने रखता है कि आप पढ़ाई कैसे करें। और पढ़ाई करने के लिए फिर वही बातें हैं, जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनकी स्टडी करें, एनसीईआरटी की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ें। मध्य प्रदेश सब, चूंकि वो पीएससी की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश बोर्ड की जो पुस्तकें हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक, ये सामान्य अध्ययन का बेस तैयार करती हैं। अगर आप इनसे अपनी पढ़ाई चालू करते हैं तो निश्चित रूप से तैयारी आप वहीं रहते हुए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पत्राचार पाठ्यक्रम ज्वाइन करना चाहें तो सभी इंस्टीट्यूट्स में लगभग इसकी व्यवस्थाएं भी हैं। आप kautilyaacademy.com पे बाकी डिटेल्स ले सकते हैं, इसमें आपको तैयारी कैसे करें। हम स्टूडेंट्स को जो डिस्टेंस हैं कोशिश करते हैं कि अपनी ओर से कुछ हेल्प कर सकें, तो आप चाहें तो वहां से भी सहायता ले सकते हैं। तो kautilyaacademy.com पर और आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। राहुल, अगले कॉलर हैं पवन ठाकुर जो कि फोन कर रहे हैं भोपाल से। पवन जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी पवन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, ये पूछ रहा था मैं, ये बच्चे के लिए बात करनी थी थोड़ी आपसे जी, कि इनको 10वीं क्लास और 11वीं क्लास क्या कराना चाहिए, तो कहाँ भेजना चाहिए इनको? हेलो।
वैसे हम लोग यहाँ पर सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की शुरुआत स्कूल से ही होनी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वे में देना चाहूंगा कि ये आगे करना क्या चाह रहे हैं, इनके जीवन का लक्ष्य क्या है वो देख के सब्जेक्ट डिसाइड करें, न कि सब्जेक्ट के हिसाब से आगे के लक्ष्य डिसाइड हो। तो अब ये किस चीज के, इनका कैरियर लक्ष्य क्या है, ये क्या चाह रहे हैं, मेरी ओर से इनको सजेशन है कि एक बार पहले किसी भी कैरियर काउंसलर से जाके मिले, 10 मिनट डिस्कशन करें, उसके बाद डिसाइड करें क्या करना है, न कि यहाँ पर टेलीफोनिक डिस्कशन में फाइनल करने सब्जेक्ट ये है, फिर बाकी उसके बाद फिर आगे कैरियर लक्ष्य निर्धारित हो। वैसे अगर एक कंफ्यूजन है तो मैथ्स आज के में बेस्ट ऑप्शन है। किसी भी एग्जाम में बिना मैथ्स के आप तैयारी नहीं कर सकते। तो मैथ्स बेहतर ऑप्शन है, ये बता रहे हैं श्रद्धांजलि जी। और श्रद्धांजलि जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वही है बात कि तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और कुल मिला के वही एग्जाम्स हैं जो मैंने बताया अभी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, इन एग्जाम्स के माध्यम से आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। अगर निचले स्तर पर बात करें, एसएससी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी, आजकल स्टूडेंट्स की ओर ये इस ओर रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि ये सिंगल 1 डे एग्जाम्स हैं, इनके रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती जितनी यूपीएससी या फिर पीएससी में। लेकिन अगर आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं, आपको कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनना है, तो फिर उसके लिए यूपीएससी, पीएससी जैसे एग्जाम्स ही हैं, उसमें आपको सिस्टमेटिक 1 से 2 साल तक तैयारी करनी पड़ेगी, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी, तब आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जी, यहाँ पर श्रद्धांजलि जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर लें तो इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें जो स्टूडेंट हैं वो बैठ सकते हैं? निश्चित रूप से ये जो यूपीएससी एग्जाम है, चूंकि भारत का सबसे बड़े सेवा में जाने के लिए एक परीक्षा है, तो इसी एग्जाम के माध्यम से चूंकि आप सबसे हायर लेवल पे तैयारी कर लेते हैं, उसके अधीनस्थ कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें आप तैयारी करके उसको क्लियर भी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी से पहली बात तो है कि 7 हिंदी भाषी राज्य हैं, उनके स्टेट पीएससी कवर होते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, ये 7 राज्य हैं जो हिंदी भाषी हैं। हालांकि हर राज्य में पीएससी होता है, लेकिन बाकी राज्यों में उनका एक लोकल लैंग्वेज होगा जो क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इन 7 राज्यों का नाम लिया है। इसके अलावा रेलवे के एग्जाम में भी जो है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये सी सेट का कंपलसरी पोर्शन है। उसको अगर थोड़ा और प्रैक्टिस में लाया जाए तो ये बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीपीओ, सीपीएफ, एनडीए, सीडीएस ऐसे एग्जाम्स में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो वो एक तैयारी समग्र रूप से होती है। उसके बाद जितनी भी भर्तियां हैं उनमें से कोई भी एग्जाम देकर वो क्लियर कर सकते हैं, इसलिए यूपीएससी की तैयारी सर्वोच्च है। जी, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी में क्या डिफरेंस आप देखते हैं, क्या अंतर होता है इन दोनों की जब तैयारी की जाती है? निश्चित रूप से दोनों का जो एग्जाम पैटर्न है देखने में सेम लगता है। दोनों ही एग्जाम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 फेज में होते हैं। दोनों ही में जो सब्जेक्ट्स हैं लगभग सेम है, पर जो डिफरेंस है, चूंकि फर्स्ट क्लास ऑफिसर के रूप में आपको एक आईएएस, आईपीएस रूप में नीति निर्माता या फिर पूरे जिले के संचालक के रूप में कार्य करना है, इसलिए जब चयन प्रक्रिया होती है तो उसमें उन बातों को ज्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होते हैं, जबकि स्टेट पीएससी या एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन है फैक्चुअल या फैक्ट बेस्ड होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई स्टडी कर रहा है तो जरूरी है यूपीएससी के लिए वो कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड स्टडी करे, जबकि एमपीपीएससी में फैक्ट्स को ज्यादा याद रखने होते हैं, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। बात आती है फिर मेंस की। मेंस में दोनों में कॉन्सेप्चुअल स्टडी की आवश्यकता है इसमें भी, लेकिन जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो सीधे नहीं होते। कहने का मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं 2-3 चीजों को कंपाउंड क्वेश्चंस, कंपाउंड सेंटेंस बना के प्रश्न होते हैं। इसलिए जब तक आपकी अवधारणात्मक पूरी तैयारी नहीं होगी, यूपीएससी में मेंस का आंसर देने की स्थिति नहीं बनती। जबकि एमपीपीएससी में फैक्ट बेस्ड या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे से तैयारी किया हो तो आंसर लिखा जा सकता है। अंतिम पारी आती है फिर साक्षात्कार की। यूपीएससी का साक्षात्कार कहीं ना कहीं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल से लेकर देश की समस्याओं और उन बातों पे जाकर डिस्कशंस होते हैं। एमपीपीएससी में जनरली जो देखा गया कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और राज्य और जिले के स्तर के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो एक जो अवधारणा है नेशनल, इंटरनेशनल, ये यूपीएससी की तैयारी में है, वहीं देश और राज्य और जिला ये स्टेट पीएससी में देखे जाते हैं। बावजूद इसके जो भी विषय पढ़ेंगे उसमें यूपीएससी की तैयारी है तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दें, वहीं एमपीपीएससी में फैक्ट पर। जी, यहाँ पर आपसे एक कॉलर सलाह लेना चाह रहे हैं। दमोह से राकेश जी फोन कर रहे हैं, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में पीएससी के लिए आयु सीमा, उच्च आयु सीमा 40 वर्ष हो गई है जी, क्या मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की संभावना है? निश्चित रूप से संभावनाएं हैं।
चूंकि जितने भी स्टेट पीएससी हैं आपस में एक दूसरे से कॉपी करते रहते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जब कभी किसी में एज बढ़ा है तो बाकी राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया है। तो ऐसी संभावनाएं तो हैं, लेकिन अब इसका ज़्यादा अच्छे से आंसर पब्लिक सर्विस कमीशन दे पाएगा। हम तो तैयारी और उसकी ही बात करें। जी श्रद्धान जी, अभी कितनी उम्र तक दिया जा सकता है, और साथ ही साथ संभावना के लिए तो हमेशा ही जगह रहती है। ऐसे में जो स्टूडेंट है मध्य प्रदेश के, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो तो शायद उन्हें और एक बार चांस मिल सके। डेफिनेटली अभी तो जो जनरल कैटेगरी के लिए एज है वो 35 तक है, और एसटी/एससी के लिए 38 तक लास्ट एग्जाम में था, उसे ही बढ़ाकर 40 करने की जो बातें हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में हो गया इसलिए मध्य प्रदेश में भी ये बातें सुनने में आ रही हैं। पर देखें सच्चाई कितनी है तो आयोग के डिक्लेरेशन के बाद ही क्लियर होगा। इसके लिए रोजगार निर्माण और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो विज्ञप्तियां उन पर ध्यान रखें, अगर एज बढ़ेगा तो उसमें जानकारी पूरी मिल जाएगी। और अगले कॉलर है शुभम त्रिपाठी जी, जो कि फोन कर रहे हैं सतना से। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हमको एनडीए की जानकारी चाहिए थी, एनडीए की क्या प्रोसेस रहती है, एनडीए के बारे में। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें 12वीं के बाद 16 से 19 वर्ष तक का इसमें एज क्राइटेरिया है, 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 12वीं में अपीयरिंग हो तो भी एग्जाम दे सकते हैं। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज और इंग्लिश, इन 4 चीजों की तैयारी तैयारी की जाती है। और उस एग्जाम को पास करने के बाद एक एसएसबी टेस्ट होता है जो 5 दिवसीय टेस्ट है, जिसमें आपका मेडिकल, मेंटल, फिजिकल सारे प्रकार के फिटनेस चेक किए जाते हैं। उसके बाद ही आपको एनडीए के जो खड़गवासला कॉलेज है वहां पर एडमिशन मिलता है, और उस कॉलेज के बाद फिर आपको 2nd क्लास लेफ्टिनेंट के रूप में पोस्ट दिए जाते हैं आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में। अब ये डिपेंड करता है कि प्रीलिम्स जो पहला प्रक्रिया है उसकी तैयारी के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, इन 4 चीजों की तैयारी करना, जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स, एनसीईआरटी की पुस्तकें, न्यूज चैनल्स और जो पत्रिकाएं आती हैं उन पे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। जो जनरल अवेयरनेस के लिए भी लगातार आपको श्रद्धान जी यही सलाह दे रहे हैं कि आप अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए लगातार पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, और साथ ही साथ रोजगार निर्माण जैसे जो अखबार आते हैं उन पर हमेशा अपनी पैनी नजर बनाए रखें। अगले कॉलर है सिद्धार्थ जी, गुना से फोन कर रहे हैं। स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम ये मैं पूछना चाह रहा था। जी हेलो जी बोलिए, आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल आप कर सकते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने बीई किया हुआ है। जी मैंने बीई किया है, और बीई के बाद में इसकी कोचिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, आप बता सकते हैं? इन्होंने बीई किया है, यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट है। ये एक अच्छी बात है कि यूपीएससी ने प्रीलिम्स का जो ट्रेंड था वो चेंज कर दिया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह पर इन्होंने सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वो जो पोर्शन थे कंपलसरी हो गए। इस वजह से एमबीए और बीई के छात्रों का रुझान इस ओर बढ़ा है, और पिछले कुछ एग्जाम्स में सिलेक्शन रेशियो भी इन एमबीए वालों या फिर बीई स्टूडेंट्स का प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं रीजन है इनका मैथ्स में अच्छी पकड़ होना। तो ये तैयारी तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर तैयारी चालू करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी जानकारी मिल रही है कि कुछ दिनों में आने वाली है या महीने भर में आने वाली है। वैकेंसी आ जाती है तो इनको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज, इन 5 चीजों की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। मेंस में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये देखी गई है कि मैथ्स के सब्जेक्ट्स या मैथ्स विंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साइंस विंग के, ये स्केलिंग में माइनस जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शंस उतने अधिक नहीं होते। इसलिए मेंस में इनको तो 2 सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा जो शायद इससे हटके भी हो। इसलिए जब कभी इनको विषय चयन करना हो तो देखें कि इनका रुझान किसमें, इनका इंटरेस्ट किसमें है, और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इस समय टॉप पे चल रहे हैं, उसी आधार पर ही अपने सब्जेक्ट फाइनल करें। अगली कॉलर है मंजू यादव जी, जो कि बड़वानी से हमें फोन कर रही हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा नाम मंजू यादव है। मैं ये पूछ रही थी कि मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट से एमएससी किया हुआ है, और इसके महिला बालिका के अलावा और हमारे सब्जेक्ट में क्या आगे इसको वैकेंसी निकलती, किसमें निकल सकती? मंजू, चूंकि आपका एक डिग्री ये थोड़ा स्पेसिफिक है, इसलिए महिला बाल विकास विभाग में तो निश्चित रूप से जब कभी वैकेंसी जो आंगनवाड़ी क्या कहते हैं सर्वेयर वगैरह पोस्ट आते हैं उसमें आप लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि आपका डिग्री और ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर, तो आप पीएससी के थ्रू आप डिप्टी कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर सकती हैं। और आज की डेट में किसी भी अच्छे पोस्ट पे जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने पड़ेंगे। डायरेक्ट सीधी भर्ती अब नहीं हो रही है, तो पीएससी ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप अधिकारी वर्ग में जा सकते हैं। बाकी
आपकी जो वैकेंसी डिपेंड करता है कि वैकेंसी आए या नहीं। उसमें कोई नियम नहीं कि हर साल या 5 साल में कब वैकेंसी आएगी। अगर कभी ऐसा हुआ तो ठीक, अदरवाइज जितनी भी अच्छी भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी जाती हैं या तो व्यापम को। इनके थ्रू होने वाले एग्जाम्स चूंकि फिक्स हैं, इसलिए आप उनकी तैयारी करते हैं तो उनके एग्जाम साल में होने ही है, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। वहीं अगर आप इंतजार करती हैं कोई अलग से भर्ती आए तो सर्टेन नहीं है, तो इंतजार से ज्यादा अच्छा है कि आप तैयारी करें। और यहाँ पर सुधान जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि यूपीएससी जो है नेशनल इंटरनेशनल, आपने कहा कि लेवल की एग्जाम एक तरह से कहा जा सकता है इसको, लेकिन आप क्या देखते हैं कि यूपीपीएससी में एमपी से सिलेक्शन क्यों कम होते हैं? क्या कारण आपको लगता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि यूपीएससी में मध्य प्रदेश से सिलेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके पीछे कुछ कारण है, जिसमें से सबसे पहला बेसिक कारण है यहाँ के स्कूल और कॉलेज में जो स्टडी पैटर्न है उसका सही नहीं होना। मैं स्पेशली शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ अगर आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर बिहार वाले क्षेत्र में देखें तो वहाँ एनसीईआरटी की पुस्तकें या जो वहाँ के लोकल बोर्ड की पुस्तकें हैं वो स्ट्रिक्टली उसी सिलेबस पर बेस्ड हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में है। यानी अगर कोई स्कूल में ही उन चीज़ों की तैयारी कर रहा है जो यूपीएससी एग्जाम में काम में आने वाला हो, तो निश्चित रूप से उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जब कॉलेज में बात आती है, कॉलेज का सिलेबस एमपी के किसी भी यूनिवर्सिटी में यूपीएससी के सिलेबस से मैच नहीं करता, जबकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जितने भी वहाँ के टेक्स्ट बुक्स हैं वही यूपीएससी और आईएएस के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वहाँ बीए, बीकॉम, बीएससी उन एग्जाम्स में काम आ रहे हैं। अब आप देखें कि यहाँ आपके पास स्टडी मटेरियल से लेकर सारी चीजें, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अलग से तैयारी चालू करनी पड़ेगी, जबकि वहाँ वो पहले से ही स्कूल और कॉलेज के दौरान तैयारी कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा डिफरेंस है जो निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, और यहाँ भी अगर ये चीजें हो जाएं तो शायद सिलेक्शन रेशियो बढ़ सके। एक लास्ट बात और कि एमपीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम के आसपास नहीं होता, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश पे ध्यान दें तो उसके पीसीएस एग्जाम्स हमेशा यूपीएससी के आसपास होंगे, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक चांस देता है कि आप दोनों एग्जाम साथ में तैयारी करें और साथ में सिलेक्शन ले सकें, जबकि मध्य प्रदेश के कोई भी एग्जाम इस प्रकार के किसी व्यू को रखते हुए नहीं तैयार किए जाते। जी बिल्कुल श्रद्धान जी, अगले कॉलर हैं हर्षित जो कि फोन करें खजुराहो से। क्या पूछना चाहते हैं हर्षित आप? गुड आफ्टरनून सर। जी पूछिए अपना सवाल हर्षित। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जब हम एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं, जी जब हम लोग एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बताया जाता है उसमें एनसीईआरटी की भी बुक्स पढ़ी जाती हैं, और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी जाती हैं, तो सर कैसे मतलब हम सिलेबस करें? कुछ लोग बताते हैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो तो इट इज यू विल गेट अ श्योर बेटर नॉलेज। यहाँ पर एनसीईआरटी की पुस्तकों को कहना मतलब एनसीईआरटी उस संस्था की बात नहीं हो रही है। दरअसल एनसीईआरटी की पुस्तक भी 6वीं, 7वीं, 8वीं ये वो बेसिक बुक्स हैं जिसमें आपको किसी भी अवधारणा को बेसिक लेवल पर समझाया जाता है, चाहे वो इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो या विज्ञान की। आपने भी वो सारी चीजें पढ़ रखी हैं, क्वेश्चंस वहीं से आने हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी की बेसिक पुस्तकें पढ़ें ताकि बेसिक अवधारणा क्लियर हो सके। अगर आप एनसीईआरटी के जगह पे मैगजीन्स या फिर आप एमपी बोर्ड की पुस्तकें पढ़ें तो भी वो चीजें हो सकती हैं, पर एनसीईआरटी चूंकि भारत स्तर पे एक ही पुस्तक है इसलिए बार बार शब्द आता है एनसीईआरटी। यहाँ पर श्रद्धान जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि यूपीएससी की तैयारी में मटेरियल यानी किताबों की जो आप बात कर रहे हैं, नोट्स क्या होनी चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को? निश्चित रूप से नोट्स बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग और लेंदी लगता है, लेकिन ये कटु सत्य है कि बिना उसके सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेंस में जो लिखने की प्रक्रिया है, जो आपकी लेखन क्षमता है, इन चीजों को टेस्ट किया जाता है, और ये तभी ठीक होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बना के प्रैक्टिस करेंगे। जब कभी नोट्स बनाएं, जिस भी टॉपिक पे बना रहे हो, क्योंकि जनरल स्टडीज आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, नोट्स बनाते समय कोशिश करें कि 1 या 2 पुस्तकों को बार बार और अच्छे से पढ़ें। यहाँ ज्यादा पुस्तकों को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि कम पुस्तकों को ज्यादा बार पढ़ना, क्योंकि जब तक अवधारणात्मक जानकारी नहीं होगी तब तक आप अच्छे से लेखन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि अच्छी लेखन के लिए जरूरी है कि आपको अच्छा स्टडी करना, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स जो बातें होती हैं उन चीजों को स्टडी करें ताकि आपकी लेखन शैली का विकास हो सके। और फिर जब आप नोट्स बनाते हैं तब किसी भी विषय पे समग्र नोट्स तैयार करें, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्रमबद्धता के साथ, और जो बातें हैं वो रिलेवेंट हों, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नोट्स तैयार करें। और नोट्स को एक बार ऐसे नहीं कि बना लिया तो रख लिया जाए, बल्कि एग्जाम तक उसको हो सके तो रिवाइज करें, उन चीजों को बार बार लिख लिख के देखें, तब कहीं मेंस में जाकर सिलेक्शन की बारी आती है। अगले कॉलर हैं महेश जी जो कि फोन कर रहे हैं रतलाम से। महेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हम ये पूछ रहे हैं कि हमने ये फाइनल कर रखा है बीकॉम,
और हम जो एनसीईआरटी की सर आपकी बुक बता रहे हैं मैडम, हिंदी मीडियम से समझ। जी मैडम। सुदान जी, क्या आप तक सवाल पहुंच पाया? जो एनसीईआरटी की किताबों की आप जानकारी दे रहे हैं, वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब उनको पढ़नी चाहिए। जाहिर बात है हिंदी मीडियम की भी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। हाँ, ये जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं, और जो भी इनका मीडियम हो उसमें तैयारी करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी। जी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको किसमें पढ़ना है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उस मीडियम से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगले कॉलर है दिलीप जी, जो कि फोन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है कि एनपीपीएससी की वैकेंसी कब आती है, इसके लिए अथेंटिक बुक कौन कौन सी है? एमपीपीएससी की वैकेंसी का कोई फिक्स डेट नहीं है। जब भी वैकेंसीज आउट होती हैं उससे पहले आपको जानकारी एनसीईआरटी के माध्यम से, एनसीईआरटी बात करते करते वही बातें आ रही हैं, रोजगार निर्माण के माध्यम से मिल जाएगी। रोजगार निर्माण मध्य प्रदेश सरकार का एक शासकीय न्यूज़पेपर है जिसमें सारी वैकेंसीज आउट की जाती हैं। तो फिलहाल कोई डेट नहीं है, इसलिए मैं कुछ बताने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन ये है जानकारी मिल रही है कि महीने भर के अंदर वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और रही बात अथेंटिक बुक की, तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कई कुछ पुस्तकें प्रकाशित करती हैं। उन पुस्तकों को आप स्टडी करें तो उन्हें ऑथेंटिक बुक माना जाता है। इसमें पीएससी के लिए ही स्पेशल एक मेंस की बुक है जो ऑथेंटिक बुक है। जी, यहाँ पर श्रद्धांजलि जी एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि पीएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? क्या प्रारंभिक या मुख्य या फिर साक्षात्कार पर ज्यादा हमें जोर देना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो जितने भी युवा या फिर तैयारी से शुरू करने वाले उनके दिमाग में रहता है, और वो जनरली शुरुआती दौर में सिर्फ प्रारंभिक पढ़ाई करते रहते हैं, जो कि फैक्चुअल होता है। जबकि मेरा ये कहना है कि अगर आप सही में तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहले मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि ये अवधारणात्मक तैयारी है, इसमें आपको डिटेल स्टडी करना होगा। अगर मेंस आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी वैसे ही हो जाती है। और दूसरी बात है कि उसके साथ ही साक्षात्कार की तैयारी भी हो जाती है, क्योंकि आपने अवधारणात्मक डिटेल में चीजों को स्टडी कर लिया है। तो मेंस की एक तैयारी समग्र रूप से किया जाए तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू इन दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है। इससे मेरा एडवाइस यही है कि जब कभी तैयारी करें समग्र रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले करें, तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू लगातार क्लियर हो सकता है। जी, अगली कॉलर है झाबुआ से दीपेश जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एमपीपीएससी का जो पैटर्न है ये ओल्ड पैटर्न पे रहेगा या कुछ न्यू पैटर्न रहेगा इसमें? इस बात की जानकारी भी लोक सेवा आयोग से ज्यादा अच्छे से मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 1-1.5 महीने पहले की बात है गजट में नया सिलेबस प्रकाशित कर दिया था, जिसमें उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी नए पैटर्न की जानकारी दे दी है। और चूंकि ये सरकार ने दिया हुआ है इसलिए इस बात को मैं भी कह सकता हूँ, हो सकता है कि ये नए पैटर्न में आए, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है उसमें कुछ सरकार के नियमों में बदलाव हो, तो जब तक वैकेंसी नहीं आए, अब चूंकि सिलेबस नया आ चुका है, तैयारी करते रहे नए सिलेबस पे। जी, यहाँ पर श्रद्धांजलि जी एक सवाल है आपके लिए कि क्या जो दूसरे राज्यों में स्टूडेंट रह रहे हैं वो क्या एमपीपीएससी की तैयारी करके दे सकते हैं एग्जाम? दे सकते हैं और दे रहे हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, इतने जगह से एग्जाम देने स्टूडेंट्स आते हैं और उनमें सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा खासा है, सिलेक्शन भी लेते हैं। और ये नहीं, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स भी इन राज्यों में जाते हैं और सिलेक्शन म्यूचुअल चलता रहता है। जी, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो मेंस है उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है, ताकि जो प्रारंभिक और फिर साक्षात्कार की बात की जाए तो वो दोनों तैयारी उसके साथ हो जाती है। लेकिन एक और ऐसा ही सवाल, क्या मुख्य परीक्षा में अच्छे उत्तर किस तरह लिखें, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे? कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लंबे लंबे उत्तर लिखे जाएं, कॉपी भरी जाए तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्या आप इस बारे में कहेंगे? यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न में कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक धारणा है कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, पर ऐसी बात नहीं है। पीएससी के मेंस एग्जाम्स में जो चीजें चेक की जाती हैं उनमें कुछ खास बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पे आता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट। अगर प्रश्न पूछा गया है जिस अवधारणा पे, उस अवधारणा पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तब बेसिक मार्क्स मिलने स्टार्ट होते हैं।
दरअसल कॉन्सेप्ट या अवधारणा एक ऐसी बात है जो पूरे प्रश्न में समाहित होता है, उसके एक एक शब्द में। कई बार प्रश्न होता है कि जैसे 1857 की क्रांति की समीक्षा कीजिए, 1857 क्रांति की सफलता या असफलता का वर्णन कीजिए, इसके कारण क्या थे। ये बात 1857 की क्रांति की है, लेकिन उसमें जो बाकी बातें आ रही है वो किस चीज पे पूछी जा रही हैं, जब तक ये ध्यान नहीं आए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कहलाएगा। तो पहली बात है कि वो जो पीछे शब्द थे उन शब्दों को पकड़ना, उनका मीनिंग समझना, उसके आधार पर लिखना स्टार्ट करना। फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर अगली बात आती है उसकी कंटिन्यूटी की। जो आप पैराग्राफ्स लिख रहे हैं वो लगातार उनमें एक कंटिन्यूटी है या नहीं, इसे आप ऑर्डर या क्रमबद्धता कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था, दूसरा ऑर्डर, और तीसरा शब्द है रेलेवेंसी, यानी जो जहां लिखा गया वो वहां प्रासंगिक था या नहीं। क्योंकि स्टूडेंट जनरली जहां जो बातें याद आती है लिखते चलते हैं, इसमें प्लानिंग नहीं होती। तो कोशिश करें कि प्लानिंग के साथ जो बात जिस पैराग्राफ में लिखना है वो उसी जगह पे आए। इन तीनों चीजों के साथ एक और चीज है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पिछले 2-3 एग्जाम में देखा गया है कि जिन्होंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया है, अपने पॉइंट्स को डिटेल में ग्राफ बना के समझाया है, उनको मार्क्स अच्छे मिले। तो ये 4 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट, ऑर्डर, रेलेवेंसी एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर ये 4 चीजें हों तो मुख्य परीक्षा के उत्तर अच्छे माने जाते हैं। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं वो कॉलेज में भी अपने इन फैक्ट्स को ट्राई करें, तो हो सकता है तैयारी उसी स्तर से स्टार्ट हो जाए। जी बिल्कुल, मतलब आना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आना जरूरी तो है, लेकिन साथ ही साथ उसको तरीके से भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। सलमान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। स्वागत है सलमान जी, आपका पूछिए अपना सवाल। मैं पूछना चाह रहा था यूपीएससी की तैयारी के लिए किस चीजों का यूज करना चाहिए जो उसमें हमारा यानी थोड़ा नॉलेज बढ़े और उसमें परीक्षा में लिखने का सही तरीका पूछना चाह रहा था। हेलो। तो इसका आंसर मैं लगातार 3-4 बार से दे चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दूं, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें, न्यूज़पेपर में द हिंदू या फिर कोई भी नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़ एनालिसिस पे ध्यान रखें। इसके साथ ही एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ पुस्तकें हैं जो आपके सिलेबस की हो, उनको स्टडी करें और लिखने का तरीका फिर ऑर्डर, रेलेवेंसी और कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान रखें, लिखने की प्रैक्टिस करें, तभी यूपीएससी क्लियर हो सकता है। और इसी के साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त, स्टूडेंट दर्शक जो हैं, वो देखकर इसका लाभ जरूर उठाएंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। इसी के साथ श्रद्धांजलि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, टिप्स हमारे जो स्टूडेंट दर्शक हैं उन तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम मार्गदर्शक में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।